हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 7। लेक्चर 7 के अंतर्गत हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्टडी करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPDF, इनका शेप कैसा होता है ये हम इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस कक्षक की। एस कक्षक की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पॉइंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक क्लाउड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है और ये क्लाउड्स जो है वो किस में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का खुद का कोई शेप नहीं होता है, वो उस शेप का होता है जिसमें वो रहता है। यानी कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है उसी ऑर्बिटल की शेप का वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कैसा होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा। अब बात करें हम एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम नंबर एल का मान क्या होता है, 0 होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और इनका आकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बढ़ने पर बढ़ता है। अगर हम त्रिविमीय आकाश में देखें तो एस नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके दिशात्मक गुण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोल होता है, तो हम किसी भी दिशा से अगर इसको देखेंगे, एक्स से चाहे हम देखें इसको, चाहे वाई से देखें और चाहे हम इसको जेड से देखें, ये हमें गोल ही दिखाई देता है। इसीलिए एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। एस ऑर्बिटल को अगर हम कागज पर ड्रॉ करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल रूप में होता है और एक सर्कल के रूप में हम इसको ड्रॉ करते हैं। जबकि वास्तव में जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है। मीन्स ये एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में अभिविन्यासित होता है और ये गोलाकार होता है। एस कक्षक का गोलाकार रूप ये शो करता है कि इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है और ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 95% तक होती है। 1s कक्षक के चारों ओर गोलाकार रूप में सभी और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना समान होती है। 1s कक्षक की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये 1s कक्षक है, इसमें सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सेम होती है। जबकि 2s कक्षक के लिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ये देखिए यहाँ पर ये 2s कक्षक दिखाया गया है डायग्राम में। ये अंदर 1s कक्षक है जहां पर सभी स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सेम है, और उसके बाद में जो 2s कक्षक है उसमें नाभिक से यहाँ तक की जो दूरी है ये यहाँ तक की, इसमें इस दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। मतलब ये जो पोर्शन है व्हाइट वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इस पोर्शन को नोड कहते हैं। ये यहाँ पर इस पोर्शन को हम, इस व्हाइट वाले पोर्शन को नोड कहते हैं। अब किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए हम नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है n-1। तो n-1 से हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं। जहां n क्या है, n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 1s, 2s, 3s, 4s कक्षकों की ऊर्जा और आकार का बढ़ता क्रम इस प्रकार दे सकते हैं। 1s सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा 2s होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ n जो है वो, n का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। फिर 3s उससे बड़ा होगा क्योंकि n का जो नंबर है वो कितना हो गया, यहाँ पे n = 3 हो गया। तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर s कक्षक के आकार में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। अब यहाँ पर 1s है तो इसके लिए n = कितना है, 1, और एक l = 0 है, तो इसके लिए नोड कितनी हो जाएगी, यहाँ मैंने बताया था n-1 से हम नोड निकालते हैं, तो n की वैल्यू 1 है तो 1-1, तो इसका मतलब इसके लिए नोड हो गया 0, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होगा। 2s के लिए अगर हम नोड निकालें तो n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 - 1 = 1, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो यहाँ इस सर्कल में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड है।
अब 3s के लिए अगर हम नोड निकालें तो होगा 3 - 1, इट मीन्स 2। तो यहाँ पर हमें दो नोड मिलेगी, एक नोड ये रही और दूसरी नोड ये रही। तो इस तरह से हमें ये दो नोड मिलती है। और इस सर्कल में भी देखें हम तो हमें दो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ये है, इसका मतलब पहली नोड ये है और दूसरा ये है, तो ये दूसरी नोड है। तो इस तरह से हम s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं। s ऑर्बिटल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने देखे थे और उससे स्पष्ट हो गया था कि जो 1s ऑर्बिटल होते हैं उनमें r की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। देखिए एक ग्राफ है यहाँ पर, इसमें जैसे जैसे r की वैल्यू, ये r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद में ये फिर कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। ये है 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर 2s ऑर्बिटल के लिए हम देखें तो यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो r की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पहले बढ़ती है और फिर कम होती है, उसके बाद में इस पॉइंट पर 0 हो जाती है। 0 जहां पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नोड। तो इस नोड पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसके बाद में हमें दूसरी पीक मिलती है, तो दूसरी पीक में ये प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ती है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो 2s ऑर्बिटल है उसमें हमें दो पीक मिलती है। इसी तरह से 3s ऑर्बिटल में हमें 3 पीक मिलेगी। और इसमें जैसे जैसे r की वैल्यू यहाँ पर देखिए बढ़ रही है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, फिर कम होके 0 पे आती है, फिर दूसरे पीक में फिर बढ़ती है, फिर कम होके फिर 0 पे आती है और फिर वापस से बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। तो इन तीनों ग्राफ से हम 1s, 2s और 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को न्यूक्लियर के डिस्टेंस के साथ में आराम से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पर क्या फर्क पड़ता है। ये जो नोड होती है इसके कारण 1s और 2s ऑर्बिटल आपस में स्पर्श नहीं कर पाते हैं और इस नोड के कारण ही 2s और 3s ऑर्बिटल भी आपस में एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में n की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पर देखिए मुख्य कोश का न्यूनतम मान 2, यानी कि n = 2 होता है। n = 2 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1। अब 0 और 1 है तो 0 का मतलब तो होता है s ऑर्बिटल और अगर l = 1 है तो इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल। तो l = 1 होने पर यहाँ पर p कक्षक उपस्थित होगा। p उपकोश के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पर 3 मान होंगे इसके, वो मान होंगे +1, 0 और -1। ये तीनों मान होते हैं इनके चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए, जो कि p कक्षकों के px, py और pz को शो करते हैं। अब p की आकृति प्रायिकता वितरण वक्र के आधार पर डंबलाकार होती है, माइनस और प्लस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ डायग्राम के अंदर इजीली हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक लॉब है और ये दूसरी लॉब है। जो p ऑर्बिटल होता है वो आकाश में या अंतरिक्ष में 3 ओरिएंटेशन में होता है, यानी कि x, y और z तीनों दिशाओं में अभिविन्यासित होता है। और इसीलिए यहाँ पर 3 तरह के p ऑर्बिटल होते हैं। वह ऑर्बिटल जो अलोंग द x एक्सिस होता है वो px ऑर्बिटल कहलाता है, और जो ऑर्बिटल अलोंग द y एक्सिस होगा वो py कहलाएगा, और वो p ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग होगा वो pz ऑर्बिटल कहलाएगा। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, जबकि हमने देखा था s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होते हैं। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनली 3 दिशाओं से x, y, z तीनों दिशाओं में ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए ये डायरेक्शनल होते हैं। p ऑर्बिटल के हर शेल की ऊर्जा समान होती है, मीन्स p ऑर्बिटल में जो भी शेल है px, py, pz इन तीनों की ऊर्जा जो है वो सेम ही होगी।
और जो p ऑर्बिटल होते हैं इनमें n नंबर बढ़ने पर इनकी शेप तो सेम होती है, परंतु इनकी साइज भिन्न भिन्न होती है, साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर p का आकार और ऊर्जा दोनों में वृद्धि होती है, यानी कि n की वैल्यू बढ़ने पर p की साइज और एनर्जी दोनों बढ़ेगी। p ऑर्बिटल में जो दो लोब होती है वो नोडल प्लेन द्वारा पृथक होती है। कौन सी लोब? एक तो ये लोब और एक ये वाली लोब, यानी कि इसमें दो पालियां होती है, तो ये नोडल प्लेन द्वारा पृथक होती है। नोडल प्लेन यहाँ पर दिखाया गया है, ये नोडल प्लेन है पी एक्स ऑर्बिटल के लिए, ये पी वाई ऑर्बिटल के लिए और ये पी जेड ऑर्बिटल के लिए। नोडल प्लेन एक्चुअल में वो प्लेन होते हैं जो न्यूक्लियस से पास होते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये नोडल प्लेन है, ये वाला, ये देखिए ये जो प्लेन है ये न्यूक्लियस से पास हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये प्लेन नोडल प्लेन कहलाता है। और इस नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है और इस नोडल प्लेन के द्वारा ही दोनों लोब्स आपस में सेपरेट होती है। और प्रत्येक p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, ठीक है। हर ऑर्बिटल में जो p ऑर्बिटल है उसमें एक नोडल प्लेन होता है। p ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, तो इसकी शेप क्या होती है? p ऑर्बिटल की डंबल शेप होती है। शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है। इसमें केवल dz² जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप डबल डंबल नहीं होती है। d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, l की वैल्यू 2 होती है। यहाँ m के 5 मान होते हैं 2 से -2 तक, यानी कि +2, +1, 0, -2, -1 ये m के मान होते हैं। और m के 5 मान होने के कारण d ऑर्बिटल 5 तरह से अभिविन्यासित होते हैं। इनका ओरिएंटेशन x, y, z एक्सिस पर 5 तरह से हो सकता है। इसी कारण 5 प्रकार के d ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं और ये 5 प्रकार के d ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dxz, dx²y², dz²। तो इन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं। dz² के अतिरिक्त सभी d ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब dxy, dyz और dxz की शेप को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो दो लोब्स होती है, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर से दिखाई गई है। इनकी जो दोनों लोब्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में होती है, मीन्स लोब आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। ये देखिए ये एक्सिस है और इसके बीच में लोब है, यहाँ पर ये बीच में है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर dyz में देखिए ये जो दोनों लोब्स हैं येलो और ब्लू, ये भी एक्सिस के बीच में है। और इसी तरह से यहाँ पर dxy में देखेंगे तो ये दोनों एक्सिस के बीच में है। अब हम बात करें dx²y² की, तो इनकी जो दोनों लोब्स हैं वो एक्सिस पर होती है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होती है। ये देखिए एक लोब ये येलो वाली है, ये एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के ऊपर है, और ये जो ब्लू वाली है ये भी देखिए ये एक्सिस के ऊपर है। अब बात करें dz², तो dz² जो ऑर्बिटल होता है इसमें एक तो डंबल होता है और एक इसमें बीच में रिंग होती है। ये देखिए ये एक येलो कलर का ये डंबल है और ये एक ब्लू कलर की इसके अंदर रिंग है। तो एक डंबल और एक रिंग से मिलकर के dz² ऑर्बिटल बनता है। अब हम d ऑर्बिटल में तल की बात करते हैं। इसमें जो नोडल तल होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं, वो कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। इस डायग्राम से हम नोडल प्लेन्स निकालते हैं। हर ऑर्बिटल में, हर d ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं। ये देखिए एक तो ये वाला नोडल प्लेन और दूसरा ये वाला नोडल प्लेन। तो आप यहाँ देखिए पांचों जो d ऑर्बिटल हैं इनमें 2 नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन जो न्यूक्लियस से पास होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता 0 होती है, उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये सभी प्लेन देखिए न्यूक्लियस से पास हो रहे हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये देखिए ये भी न्यूक्लियस से पास हो रहा है। तो सभी d ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं।
3D, 4D, 5D कक्षकों में ऊर्जा व आकार का क्रम इस प्रकार से होता है। 5D सबसे बड़ा होता है और इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका n की वैल्यू ज्यादा है। इट मीन्स n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में एनर्जी और उसका आकार जो साइज है वो बढ़ता जाता है। इसलिए 5D सबसे बड़ा है, फिर 4D उससे छोटा है और 4D से छोटा 3D है। तो इस प्रकार से d ऑर्बिटल की शेप का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू 4 होती है और m के यहाँ 7 मान होते हैं, -3, -2, -1, 0, +3, +2, +1। तो ये जो 7 वैल्यू है m की, इट मीन्स f ऑर्बिटल अपने आप को x, y, z एक्सिस पर 7 तरह से अभिविन्यासित करता है, 7 तरह से ओरिएंटेड होता है। और 7 तरह से ओरिएंटेड होने के कारण ही f कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक f कक्षक में 3 नोडल प्लेन होते हैं और f कक्षक का जो शेप है वो बहुत ही जटिल है, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर f कक्षक के लिए शेप दी हुई है। इस तरह से आपको S, P, D, F चारों कक्षक की शेप के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।